ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार पढ़ें, आपके हिसाब से क्या मीनिंग निकलता है, क्या इसमें करना है वो देखें, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। हाँ जी, पढ़ा क्वेश्चन नंबर 14? समझ में आया क्या करना है? हाँ जी, किस किस को समझ में आ गया करना क्या है? बोलो बेटा, बोलो फटाफट, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या करना है, क्या समझ में आया? ओके, रैंकिंग देनी है ये तो तय है, रैंकिंग देनी है ये तो तय है। देखिए, इस क्वेश्चन के दो मीनिंग निकलते हैं, इस क्वेश्चन के दो मीनिंग निकलते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब हम कौन से मीनिंग पे जाएं? जो सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है उस मीनिंग पे जाएं। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पर प्रॉफिट का समझ नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, और वो दो मीनिंग क्या है ये अपन समझते हैं। देखो, तो पहले मैं दोनों पॉसिबल वे बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना, और उसके बाद जो सही है वो करेंगे अपन। क्योंकि देखिए, बहुत सारे टीचर का सीधा सीधा काम होता है, वो आपको सीधा बता देंगे कि भैया इसको ये है, ये इसको ऐसे पढ़ना है। अब एक लाइन का अगर एक ही मीनिंग निकलता है तब तो मैं भी सीधा बता देता हूँ कि भैया इसका मतलब ये है और यही करना है आपको, है ही नहीं दूसरा मीनिंग। समझ पा रहे हैं भाई? एक लाइन का अगर एक ही मीनिंग निकलता है तब तो फिर उसमें दूसरा मीनिंग निकलने की गुंजाइश ही नहीं है, उसमें मैं भी क्यों बताऊं और आप भी क्यों निकालो, पॉसिबल ही नहीं है। पर जहां पे निकल सकता है वहां पे मैं आपको दोनों पॉसिबल वे बता रहा हूं, और हम उनमें से कौन सा वे करेंगे वो अपन बात करेंगे। सुनिए, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है मैं जो लिख रहा हूं, है ना, ये पॉसिबल वे लिख रहा हूं, राइट। पहला आंसर, हमें सर ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम दो प्रोडक्ट बना सकते हैं सर, एक्स और वाई। एक्स बनाने में प्रिंटर वन के, है ना, दो प्रिंटर यूज करती है कंपनी, P1 P2, दो शिफ्ट में काम करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी इनकी 4600 घंटे की है, और ये द यूनिट कैन प्रोड्यूस, अब यहाँ पे मशीन नहीं लिखा है, यूनिट कैन प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। कौन सी मशीन क्या बनाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। 50 मीटर कपड़ा बनाने के लिए एक्स के लिए ये चीजें लगती है, राइट। अब आगे जो लाइन लिखी है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इन केस ऑफ ब्रेकडाउन एनी वन मशीन, अगर एक मशीन खराब हो जाती है
तो मैनेजमेंट है टू बी सेलेक्टिव अप्रोच। उस केस में मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, सेलेक्टिव अप्रोच लगानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, तो इसको एक बार आप होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो पहले पहला मीनिंग समझते, क्या मैं ये समझूं कि एक्स प्रोडक्ट को बनाने में P1 प्रिंटर के 3 घंटे लगते हैं और साथ ही साथ P2 प्रिंटर के 3 घंटे लगते हैं, और Y बनाने में P1 प्रिंटर के 4 घंटे लगते हैं और P2 प्रिंटर के 4.5 घंटे लगते हैं। इस हिसाब से आप X की टोटल कॉस्ट निकाल दो और Y की टोटल कॉस्ट निकाल दो। बोलो, ये मीनिंग पढ़ा होगा आपने, मुझे लगता है कि आप सबने ये मीनिंग पढ़ा होगा। अगर इससे अलग पढ़ा है तो बता दीजिए कि सर जैसे अपन डिपार्टमेंट पढ़ते थे ना, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, तो एक्स बनाने में P1 डिपार्टमेंट P2 मशीन, P1 और P2 दोनों लगेंगे, दोनों के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकाल दो। बोलिए, आई होप सबने यही समझा होगा। कोई अलग समझा है तो मुझे बोल सकता है खुल के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं। एनीवन एल्स? तीन ही लोग पढ़ रहे हैं क्या, तीन ही लोग है क्या क्लास में? हर चीज का जवाब तीन लोगों का ही आता है? अरे भाई पूछ लो, यही मौका है। चूक गए तो फिर कुछ नहीं होना है। पता नहीं बेटा इतना क्यों आप, या तो मुझे खुल के बताओ रीजन। डर लगता है पूछने में, शर्म आती है पूछने में, आता नहीं इसलिए नहीं पूछते, समझ नहीं आ रहा इसलिए नहीं हो रहा, कुछ तो रीजन होगा। रीजन बताओगे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप रो रहे हो ना, पापा पूछ रहे हैं बेटा क्यों रो रहे हो, अब आप कहोगे टॉफी चाहिए, तो हो सकता है वो टॉफी ला देंगे। आप कहेंगे खिलौना चाहिए, वो खिलौना ला दें, पर आप रोते जा रहे हो, बता नहीं रहे मैं क्यों रो रहा हूँ। तो क्या होगा भाई, क्या करेंगे घर वाले? कोई सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम यही है। तो प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं बताओगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए सुनिए, तो आपने ये मतलब समझा होगा। अब अगर मैं ये मतलब ही लेके चलता हूं जो आपने समझा है, तो ये लाइन हमें प्रॉब्लम करती है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। ये कहते हैं कि सर अगर एक मशीन खराब हो जाए तो मैनेजमेंट को सेलेक्टिव अप्रोच में चलना है ना, इन सेलेक्टिव इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोसेस करें और कौन सा ना करें। अब यार मशीन एक खराब हो गई, मेरी बात समझो ध्यान से, अगर मान लो प्रिंटर 1 खराब हो गया, तो क्या दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है? जिस मीनिंग में हमने समझा है उस मीनिंग में, अगर एक प्रिंटर खराब हो गया, चाहे वो P1 खराब हो जाए चाहे P2 खराब हो जाए, क्या एक प्रोडक्ट बन सकता है कोई भी? पंकज कह रहे बन सकता है, कैसे? सर बताओ। क्वेश्चन जैसे आपने ऊपर बताया तो कि कहीं नहीं लिखा कि P1 X ही बनाता है या P2 Y, दोनों मशीन दोनों प्रोडक्ट बना सकती है। नाउ इट इज अप टू अस कि हम कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मशीन से बना रहे हैं। एक अच्छा। मशीन खराब हो भी गई तो दूसरी मशीन से मैं दोनों बना सकता हूँ। आई हैव टू सेलेक्ट कि मुझे किसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा ताकि मैं वो प्रोडक्ट बनूं, और ये दोनों के लिए करेंगे क्योंकि एनी वन मशीन लिख दी है उसमें। अच्छा ठीक है, और बोलिए। अच्छा P2 से आप कह रहे हैं कि हम दोनों मशीन बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बाकी सब भी रिप्लाई कर दो। अगर एक मशीन खराब हो जाए तो क्या मैं उससे दोनों प्रोडक्ट बना सकता हूँ, दूसरी मशीन से दोनों प्रोडक्ट बना सकता हूँ? आई से बना तो सकते हैं। अब चेंज हो गया आंसर। ये सब सोच का खेल है, सब माइंड का गेम है, ये सारा माइंड का गेम है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि इंटरचेंजेबल यूज किया जा सकता है, ठीक है, अगर सुनो, अगर ऐसा है कि इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, तो फिर ये क्यों लिखा कि एक्स बनाने में P1 मशीन भी काम आएगी और P2 भी काम आएगी? क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? हम तो ये मीनिंग लेके चल रहे हैं ना कि एक्स बनाने में P1 भी काम आएगा और P2 भी काम आएगा। यस और नो? हम तो ये कह रहे हैं ना कि एक्स बनाने में सिर्फ P1 भी चाहिए और P2 भी चाहिए। अगर मैं इंटरचेंजेबल यूज कर सकता हूं, तो फिर तो ऐसा ही हो सकता है कि मैं एक्स से भी P1 से भी एक्स बना सकता हूं, P1 से X2 भी बना सकता हूं, ठीक है, P2 से X भी बना सकता हूं और P2 से Y भी बना सकता हूं।
फिर तो 4 चीजें हो गई, फिर 2 ही क्यों हो गए? बोलो। अगर अपन ये सेंस लेके चल रहे हैं कि सर एक्स प्रोडक्ट बनाने में ये दोनों डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं, राइट? ठीक है, दीज आर डिपार्टमेंट। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना, एक बार ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये असेंबलिंग और ये फिनिशिंग डिवीजन है, राइट? हम कह रहे हैं सर असेंबलिंग डिवीजन के 3 घंटे लगते हैं और फिनिशिंग डिवीजन के 3 घंटे लगते हैं, राइट? अब एक डिवीजन अगर बीमार हो गया, एक डिवीजन अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पंकज, आई बात समझ में? हाँ सर, बट ये डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कह ही नहीं रहा कि एक्स को बनने के लिए P1 और P2 से होके गुजरना पड़ेगा। तो फिर हमने ये मीनिंग कैसे निकाला? आपने ये कैसे मीनिंग निकाला कि एक्स के लिए P1 के 3 घंटे लगते हैं और P2 के 3 घंटे लगते हैं? सर दोनों मैंने तो ये लगते हैं, आप मीनिंग ये बोल एक्चुअल रहे हो में ना? नहीं, मैंने बोला ही नहीं सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ये दोनों डिपार्टमेंट हैं, मैं कह रहा मैंने हूँ नहीं कहा डिपार्टमेंट ही नहीं। डिपार्टमेंट है, मैंने नहीं कहा डिपार्टमेंट। मैंने सर आपसे जैसे आप कह पूछा रहे था, हैं इंटरप्रिटेशन। अच्छा। मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आप सबने ये मतलब निकाला है क्या कि एक्स बनाने में P1 के 3 घंटे लगते हैं और P2 के 3 घंटे लगते हैं? पूछा था ना? हाँ तो आपने कहा था हाँ सर यही मीनिंग निकाला है। सर, मैं ये समझ लिया मैंने, ये आपने नहीं बोला, ये मैंने समझ लिया कि एक मिनट आप ये रुको, कहना चाह रहे थे कि हाँ। 1 मिनट रुको, तुम एक बार रुक जाओ ना, मैं पूरा क्वेश्चन समझा दूं फिर बोलना, ठीक है? एक बार रुक जाओ तुम, क्योंकि इसमें तुमने क्या कर दिया कि मैंने कहा इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, राइट? तुमने पहले में भी यहाँ पढ़ ली और तुमने दूसरा भी मीनिंग निकाल लिया, और अब दोनों को मिक्स कर रहे हो, इसलिए एक बार रुक जाओ, राइट? चलिए जी, एक बार दोबारा सुन लीजिए पूरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सर जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो इनिशियल डेटा पढ़ने, जब हम ये टेबल पढ़ते हैं ना, सिर्फ ये टेबल, तो हमारे मन में ये आता है कि एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए P1 प्रिंटर के 3 घंटे चाहिए और P2 प्रिंटर के 3 घंटे चाहिए, और वाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए P1 प्रिंटर के 4 घंटे चाहिए और P2 प्रिंटर के 4.5 घंटे चाहिए। ये मीनिंग इसकी टेबल पढ़ने से समझ में आता है, ठीक है? ये बात मैंने आपसे सबसे पहले पूछी थी और सबने यही मीनिंग निकाला था। यस और नो दोबारा बोल दो, कोई बात नहीं। सिर्फ टेबल की बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं है। बोलो जी, टेबल पढ़ के यही समझ आया क्या आपके? किसी का अलग आया है तो बोल दो, कोई बात नहीं। अलग आया है तो बोल दो कि सर मेरा अलग है, बस इतना बोल दो। सब क्लियर है? ठीक है। अब हमने कहा कि सर जब हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जिसमें लिखा गया है कि एक मशीन अगर खराब हो गई तो हम दूसरी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां जाके तो सर ये कंसेप्ट गलत हो जाता है कि अगर मेरा P1 खराब हो गया, P1 मशीन मेरी खराब हो गई, P1 प्रिंटर मेरा खराब हो गया, तो मेरे इस अप्रोच के हिसाब से तो ना एक्स बनेगा ना वाई बनेगा। बोलो हाँ या ना? बोलिए यस और नो। हाँ सर। इसका मतलब कि सर ये अप्रोच अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो गलत हो जाती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ये अप्रोच गलत हो जाती है। समझ गए? एक पॉइंट। अब सर दूसरी अप्रोच पे आओ। ये तो थी एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच में हम ये समझ सकते हैं सर कि सर P1 प्रिंटर से X बनता है और P1 प्रिंटर से Y भी बनता है, ठीक है? P2 प्रिंटर से भी X बनता है और P2 प्रिंटर से भी Y बनता है सर। समझ गए? जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा था ना M1 M2 वाला, हमने क्वेश्चन नंबर 2 था आई थिंक, कि M1 मशीन से X बनता है Y भी बनता है, M2 मशीन से A बनता है B भी बनता है, ऐसा था, ठीक है? पॉसिबल वे तो यही है कि P1 से X भी बनता है Y भी बनता है, P2 से X भी बनता है Y भी बनता है। इज दैट क्लियर? ये इसका सेकंड वे पॉसिबल है। अब सेलेक्ट हमें करना है कि हमें कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए।
अब इसमें मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ता हूँ कि सर मान लीजिए कि मेरी एक मशीन खराब हो गई, तो बताइए अगर मेरी P1 खराब हो जाती है तो क्या मैं P2 से XY बना सकता हूँ? P1 मेरी खराब हो गई मान लीजिए, तो P2 से XY बना सकता हूँ? हाँ सर बना सकते हैं। और P2 अगर खराब हो गई तो क्या P1 से XY बना सकता हूँ? हाँ सर बना सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये दो पॉसिबल रीडिंग्स हैं क्वेश्चन की जो आप लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों समझा भी दी है और उन दोनों का जो लूप होल है वो भी बता दिया है। समझ गए? अब बोलो पंकज तुम्हारा क्या सवाल है? नहीं सर, सवाल तो है ही नहीं, बट इतना था जब आप पहला ऑप्शन समझा रहे थे, आपने बोला ए, मैंने समझा बी, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब मैंने इंटरप्रिटेशन सेकंड वाला ऑप्शन ही निकाला था। तो मैं वही तो कह रहा था कि तुमने पहले की हाँ पढ़ ली और ऑप्शन तुम दूसरा अप्लाई कर रहे हो। यही तो कहा, मैं समझ गया तुम्हारा कंसर्न कि जब मैंने पूछा था कि आप लोगों ने ऐसा समझा, आपने कहा यस, फिर मैंने कहा कि ऐसा करने में ये दिक्कत आएगी, तो आपने कहा नहीं आएगी ना दिक्कत। ओके, तो सुन लीजिए अब। तो ये दो पॉसिबल वे, दोनों पॉसिबल वे में से ज्यादा वाइबल ये है, क्योंकि जो नीचे लैंग्वेज लिखी है वो इसी पे फुलफिल हो सकती है, ऊपर वाले पे फुलफिल नहीं हो सकती। क्लियर है? ओके, एक और इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, एक और इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। वो क्या है सर? ये प्रोसेसिंग फीस जो दे रखी है, इट्स इनकम, या फिर हम यूं कहें सेल प्राइस। ठीक है, ये इनकी मिसप्रिंटिंग है ना? हालांकि एग्जाम में ऐसा ही आया था, पर एज पर सजेस्टेड आंसर ये गलत है, गलत लिखा हुआ था एग्जाम में। प्रोसेसिंग फीस का मतलब है कि ये मिलेगा इसको। ठीक है, तो आप वहां पे अपनी कॉपी में जो भी आपके नोट्स हैं वहां पे काट के लिख लीजिए, या ब्रैकेट में लिख लीजिए इट्स सेल प्राइस। समझिए, वरना प्रॉफिट कैसे आएगा? चीज तो सारी समझनी पड़ेगी ना। इसने कहा प्रॉफिट के बेस पे बताओ सर, अरेंज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो भैया अगर सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आएगा? सेल नहीं तो प्रॉफिट कहां से आएगा? समझ गए? तो इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए आप सेल प्राइस या इनकम। ये मिलता है हमें इस प्रोडक्ट से। 50 मीटर प्रोडक्ट को जब हम प्रोसेस करके देते हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? जो वर्क कर रहे हैं। हमारा काम क्या है इसमें? जो वर्क का काम है एक तरीके का। ठीक है, हम तो जॉब वर्क करके देते हैं सर। तो हम जब जॉब वर्क करके देते हैं तो प्रोसेसिंग फीस हमें इतनी मिलती है, 480 रुपए मिलती है। अरे शुभम क्या कर रहा है? हाँ जी, बता दीजिए क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, फिर अपन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक गाना आया था, मैं है ना, मैं जब भी उसको सुनता हूँ मेरे माइंड में कुछ अलग आता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। एक मूवी आई थी सुल्तान, सुल्तान मूवी में एक गाना था, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। सुना है? सबने सुना है? जग घूमया थारे जैसा ना कोई, सबने सुना है? हाँ, गाने सारे सुने। इसका मतलब क्या है? इस गाने का मतलब क्या है? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब बता सकता है कोई? सब जगह घूम के आ गए लेकिन उस लड़की जैसा कोई नहीं मिला। अच्छा, यही मतलब है? सब सोच लो। ठीक है, पूरी दुनिया घूम ली पर तेरे जैसा कोई नहीं मिला। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है। चलो सुनो, अब मैं इसको थोड़ा सा है ना, वर्ड यही रहेंगे, मैं आपका थॉट चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ दिमाग का थॉट चेंज कर रहा हूँ। आपको याद है कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत विदेशों में वो बहुत ज्यादा घूमे।
ध्यान है सबको? और इसलिए क्रिटिसाइज भी हुए कि भैया पीएम तो हमारे घूमते रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, अब मैं इसको इसी लाइन को बोलता हूं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि तुम्हारे जैसा जो कंट्री घूमने वाला आदमी कोई नहीं है, तुमने जितनी कंट्री घूमी है वैसा कोई नहीं है, भाई हम तो घर बैठे रहते हैं, हर्षित घूमने वाला बंदा है, तो इसने जैसी कंट्री घूमी है ऐसा कोई नहीं है, तो जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। तुम्हारे जैसा जो ट्यूर है वो कोई नहीं करता है, या तुम जितने ट्यूर करते हो उतने कोई नहीं करता है। बताओ ये मीनिंग भी आता है कैसे? सर आप गाने का एक लाइन बीच में से उठाओगे ना, कुछ भी मीनिंग निकाल लेंगे। आप पूरे को लो, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, पूरे को अरे पढ़ेंगे मेरे तो अपन को लाल, समझ में आएगा। सर वो आप अगर लीक से ऐसे तो हट मैं जा। कुछ भी बना दूं उसका। अरे तो तुम लीक से हट जा, तुम मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ और तुम जा कहाँ रहे हो? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कहा इधर से सोना आलू डालो, उधर से सोना निकालो। तब तो तुम बोलो कि सर ये आप बोल रहे हो, इस लाइन को पूरा सुनो तो इसका मीनिंग अलग है। मैं तो ये बोल रहा हूँ एक लाइन के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। डिफेंड ऐसे ले जाते हो क्या? ठीक है, अपन किसी को क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं उसने ये कहा या उसने गाना गलत बनाया। हम ये कह रहे हैं कि दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है, सेना को रोको मत जाने दो, ये तो सुना है, इसके भी आगे पीछे कुछ है। सेना को रोको मत जाने दो, अब बताओ क्या मतलब है इसका? सर ये सुना ही नहीं मैंने तो कहीं। अब बता दें, अब तो सुन रहे हैं, क्या मतलब है मत इसका? रोको आर्मी को, जाने दो बस उनको। ये लो अब पढ़ो। सेना को रोको मत जाने दो, हाँ सर, मतलब हिंदी है तो और तो मैं क्या बोलूं इसमें। ये तो वही थोड़ोगे आगे होगा ना पीछे सर, का पढ़ो आधा इसका। आधा ज्ञान है सर, ये खतरनाक है जो आप कहते हो। ये समझो कि इसको बोलते हैं वैसे जैसे अभी वो खान सर का इश्यू चल रहा है, सुना आपने खान सर के बारे में? नहीं सुना होगा। यस सर, सुना है सर, वो नाम को लेके। हाँ, अब वो उन्होंने वो अपनी क्लास में कहा, हाँ, वो अमित सिंह और खान सर दोनों में। वो तो है, पर उन्होंने अपनी क्लास में एक बात कही थी, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोलूंगा। परसेप्शन, आप किसी चीज के बारे में क्या सोच के चल रहे हो। चलिए भाई, तो हम हमारे पॉइंट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14, हमने जो इंटरप्रिटेशन निकाला उसकी बात कर रहे हैं सर। हमने कहा सर कि एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट P1 की सहायता से बन सकते हैं, और एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट P2 की सहायता से भी बन सकते हैं, राइट? यही है ना हमारा फाइनल मीनिंग? यस। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इनकम, जिसका नाम यहाँ पे है प्रोसेसिंग फीस, राइट? कितनी है बता दो भैया। P1 से x बनाएंगे तो x की तो सेम ही है, x तो 480 में बिकता है क्या? x के लिए हमें 480 मिलता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, राइट? सही कर रहा हूँ? और y के लिए 560 मिलता है। चेक कर लो सही है ना, कहीं कुछ गलत ना करते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे आइए बेटा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 120 रुपए एक्स के लिए, तो एक्स यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे भी 120, राइट? वाई के लिए सर 150, तो ये 150 और ये 150, राइट? चलिए, हाँ डायरेक्ट लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा सोच समझ के करना, जल्दबाजी में मत करना। डायरेक्ट लेबर, बताइए P1 से अगर मैं x बना रहा हूं कितने घंटे लगेंगे? P1 से x बना रहा हूं कितने घंटे लगेंगे?
3 घंटे लगेंगे सर, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे, ये बहुत ध्यान से समझ लेना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 3 घंटे सर। और अच्छा ठीक है, और P1 से X बनाने, P1 की कॉस्ट क्या आती है सर, डायरेक्ट लेबर कितना आता है P1 में 48, तो 48 इंटू 3 कर दें, चलेगा। हाँ कितना आ रहा है 144। ओके, अब P1 से जब Y बनाते हैं तो क्या होता है, मजदूरी तो 48 ही लगनी है, मजदूरी तो 48 ही लगनी है ना, यस। पर Y बनाने में घंटे कितने लगते हैं बताइए, P1 से Y बनाने में कितने लगते हैं सर, 4 घंटे लगते हैं। तो बताइए कितना आता है, 192 राइट। ओके ओके, फिर आइए सर P2। अच्छा हाँ P2 की लेबर जो है वो 40 रुपए पर आवर की है, और उससे X बनाने में कितने घंटे लगते हैं, P2 से X बनाने में, P2 से X बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे, और रेट है 40, तो क्या मैं 120 लिख दूं, यस सर। और P2 से Y बनाने में कितना टाइम लगता है, 4.5 घंटे, और रेट तो वही 40 रुपए, तो बताओ कितना होता है 180। इसमें कोई डाउट आया किसी को, ध्यान रखने की जरूर है, पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लोगे तो गलती नहीं होगी। सर वेरिएबल ओवरहेड, हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड में भी सेम सीन रहेगा। P1 से जब हम बात कर रहे हैं तो सर 30 रुपए की तो कॉस्ट आएगी, और 3 घंटे X में लगेंगे, तो 90 हो गए क्या, चेक करो, 90 हो गए क्या, यस। और यहाँ पे 120, देखो 120 आ रहे हैं क्या, 90 और 120 सही लिखा है क्या, ओके। यहाँ पे से 22 लगते हैं, और घंटे जो है वो 3 और 4.5, तो यहाँ पे तो जाएंगे 66, और यहाँ पे हो जाएंगे 88 और 11 99। ओके, बता दीजिए एक बार, हमने मटेरियल ले लिया है, हमने लेबर ले लिया है, हमने वेरिएबल ओवरहेड ले लिया है, राइट। बस खत्म। कोई भी फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या, कोई फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या हमें, नहीं सर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाएंगे ना, तो अपन कंट्रीब्यूशन लिखेंगे इसको, कोई बात नहीं, डिसीजन तो कंट्रीब्यूशन से होता है। तो बताइए P1 से X बनाने का कंट्रीब्यूशन कितना, P1 से X बनाने का कंट्रीब्यूशन कितना, 126 बता रहे हैं। P1 से Y बनाने का कंट्रीब्यूशन कितना, 98 बता रहे हैं। और P2 से X बनाने का कंट्रीब्यूशन कितना, 174। सर ये 124 आएगा। 124 आएगा, सर नहीं ये P1 से X वाला, नहीं आएगा, सर 124। अरे नहीं आएगा, जब यहाँ पे 4 तो आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा, पे 4 है पीछे एक। हाँ जी नेक्स्ट बोलिए, P2 से Y 131। अरे शुभम क्या हो गया, क्या भेज रहा है, कहाँ से आ गया, सही है क्या, आ, 31 बता रहे हैं भैया, ये लास्ट वाला चेक कर लो एक बार। अरे माइक किसका होना भाई, ऑफ कर लो विकास। हाँ जी 231 है 131 है, शेफाली 131 आएगा, आप 231 कह रहे हैं, चेक करो। चलिए भाई यहाँ तक क्लियर है, किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
लेबर में P2Y में 160 आएगा ना, P2Y में लेबर में, P2Y में लेबर है भैया 40 रुपए और 4.5 घंटे हैं, 4.5 घंटे है ना, तो 40 रुपए 4.5 घंटे से कितने होते हैं विकास? चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, अब सुनिए आगे। अब हमें रैंकिंग देनी है, तो रैंकिंग क्या देनी है भैया कि अगर मुझे P1 से बनाना पड़ा तो पहले क्या बनाऊंगा बताइए? अगर मुझे P1 से बनाना पड़ा तो पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा? अगर मुझे P1 मशीन का काम लेना हो तो पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा? सर X बनाएंगे और बाद में Y बनाएंगे। P2 से बनाना पड़ा तो पहले कौन सा बनाऊंगा? X बनाऊंगा, बाद में कौन सा बनाऊंगा? Y बनाऊंगा। ये लो, ये हो गई रैंकिंग। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर है? कोई डाउट किसी के है तो पूछ लो। एक सेकेंड ना, स्क्रीन राइटिंग ना करें कोई भी। सर बोलिए। इस क्वेश्चन में जो ऊपर दिया 4600 आरसी कैपेसिटी, क्योंकि जब ऐसे केस में रैंकिंग देते हैं तो एक लिमिटिंग फैक्टर को देख के दी जाती है रैंकिंग हमेशा, तो वो भी दिखाना है इसमें, मतलब कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके नंबर ऑफ आवर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तो प्रॉफिट रैंकिंग, हमें क्या बोला है? हमें ये नहीं बोला, हमें बोला है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो इसलिए हमने ये बताया। सर ये तो पर यूनिट है ना एक तरह से, लेकिन क्या पर यूनिट? तो हमें तो ये तो बोला ना, अरेंज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रोडक्ट को तो टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में ऐसे ही करेंगे हम। मशीन थोड़ी पूछे कि किससे क्या। लेकिन सर अगर आज के बेसिस पे देखा जाए, मान लो एक्स की सिर्फ 50 यूनिट बना सकता हूँ और वाई की 100, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तो मेरी रैंकिंग तो चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि 100 यूनिट पे 98 के हिसाब से फिर होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, हो जाएगा चेंज, डेफिनेटली हो जाएगा। पर वो कोई मिनिमम मैक्सिमम कुछ रिक्वायरमेंट हो तो अपन करें ना। अपने पास मिनिमम है ना अपने पास मैक्सिमम है, हमें कहा कि सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं हम, और प्रॉफिट में अरेंज करना है इसलिए हम कर, आप कर सकते हो। आप उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ पार्ट जितने लग रहे हैं उससे डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आइए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास जो भी प्रिंटेड नोट्स है वहां पे लिखते जाना जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आज आप भूल रहे हो ना या समझ नहीं पा रहे हो कई चीजों को, वो आप जब दोबारा पढ़ोगे तब भी दिक्कत आएगी आपको डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे की जो मेमोरी होती है ना, वो इनिशियल मेमोरी वो गजनी की तरह होती है, थोड़े दिन में भूल जाते हैं। तो इसलिए वहां पे लिख लो कि भैया इस ये जो है प्रोसेसिंग फीस ये तो इनकम है, और हमें ये मान के इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। हिंदी में लिख लो, मारवाड़ी में लिख लो, जो आपको समझ में आए वो लिख लो। हमें ऐसा सर इसमें कंट्रीब्यूशन पर आर नहीं निकालेंगे क्या? वही तो अभी पंकज ने पूछा, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मिक्स नहीं पूछा, मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं पूछी, रैंकिंग एज पर मशीन आवर्स नहीं पूछा, प्रॉफिट के हिसाब से रैंकिंग पूछी है। तो इसलिए हमने उसको यूनिट के प्रोडक्ट के हिसाब से किया है, क्योंकि इसको तो 2 ही प्रोडक्ट बनाने हैं, वो किसी से भी बनाए। ओके, आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अपने आप में ही क्वेश्चन है। देखिए सर, गुड ईयर ऑटोमोटिव लिमिटेड located in coastal state had asset interruption in production during the previous year 1920 due to cyclone and flood। ठीक है, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, उससे भैया इसका काम इफेक्ट हो गया। आउट ऑफ 303 अवेलेबल वर्किंग डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब बाकी क्या है, छुट्टियां है क्या, संडे है,
या और कोई अदर छुट्टियां हैं, अदर हॉलीडे होंगी। भी लिखा है 303 अवेलेबल वर्किंग डेज, इसका मतलब बाकी छुट्टियां हैं, हॉलीडे हैं। ठीक है सर। द इंटरप्शन वर्क, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने बिजनेस लेट स्टार्ट किया हो, तो हमारे पास वर्किंग इतना ही है, हमें 365 दिन का कहीं जिक्र नहीं करना है, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि वर्किंग डेज हमें अलग से दे रखे हैं। आगे लिखा है सर इंटरप्शन वर्क। अब फ्लड की वजह से क्या हुआ सर? फ्लड की वजह से 4 दिन वेस्ट हो गए, 4 दिन काम नहीं हुआ। साइक्लोन की वजह से 3 दिन का इंटरप्शन हुआ, और जो ये इंटरप्शन हुआ इसको रीस्टोर करने में 2 दिन और लग गए, इसको रीस्टोर करने में 2 दिन और लग गए। ठीक है। आगे लिखा है दीज एक्सक्लूड वीकली ऑफ डेज फॉलिंग इन बिटवीन। ये जो हमने आपको डेज बताए हैं ये संडे वनडे छोड़ के हैं, वर्किंग डेज में से है, मतलब 303 में से हैं ये डेज। यहां तक बात क्लियर है क्या? बताओ एक बार, यहां तक बात क्लियर है क्या कि सर ये जो 9 दिन का वेस्टेज है ये 303 दिन में से 9 दिन का वेस्टेज है। ओके। आगे लिखा है कि द यूनिट डिक्लेयर lay off during the such period on payment of average 50% for direct worker। अब ये ले ऑफ क्या होता है पता है किसी को? ले ऑफ क्या होता है? पता है किसी को? एनीवन? ले ऑफ क्या होता है? एम्प्लॉय निकाल दिए गए हैं, विदाउट वर्क पेमेंट मिलना, कुछ करने से रोकना। हाँ बिल्कुल, कई सस्पेंशन होता है इसमें, टेम्परेरी सस्पेंशन होता है ना, कई जगह परमानेंट सस्पेंशन भी होता है। और ऐसा है कि भैया पैसा तो लगेगा, पर आपने कह दिया कि भैया अभी ठीक है, अभी कोई काम नहीं करेगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब सर आधी वेजेस देनी पड़ी उन दिनों की हमें बिना काम के, आधी काम के और आधी बिना काम के। ठीक है, आगे आ जाइए सर। द डैमेज टू द प्लांट एंड द कॉस्ट ऑफ इट रिपेयर अमाउंटेड ₹87 मिलियन। जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करवाने में 87 मिलियन का खर्चा हो गया। ठीक है। फाइंड आउट द अबनॉर्मल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है, अबनॉर्मल कॉस्ट निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? अबनॉर्मल कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15। कितने डेज हैं जिस दिन पे काम नहीं हुआ? बताएं, कितने डेज है जहां पे काम नहीं हुआ हमारा? नौ दिन है, बिल्कुल ठीक है। 9 दिन सर ऐसे हैं जहां हमारा काम नहीं हुआ। तो उस 9 दिन के दौरान जो लगा होगा, उस 9 दिन के दौरान जो लगा होगा उस कॉस्ट को हमें निकालना है, क्योंकि अब नॉर्मल रीजन की वजह से, ये भी नॉर्मल रीजन से होता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, पर ये अब नॉर्मल रीजन की वजह से है, इसलिए हमें इसको निकालना है। राइट? ठीक है। अब बताइए क्या क्या लगा इन 9 दिनों के दौरान, क्या क्या लगा, बस ये निकालना है। सबसे पहला खर्चा डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेज, बोलो लगा या नहीं लगा? डायरेक्ट सैलरी या वेजेज, हाँ या ना? वेरिएबल होता है या फिक्स होता है, ये बताओ। डायरेक्ट सैलरी और वेजेस वेरिएबल होते हैं या फिक्स होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो वैसे तो वेरिएबल जो एक्सपेंसेस होता है वो उसी टाइम लगता है जिस टाइम पे काम हो रहा होता है, जिस टाइम काम नहीं होता उस टाइम नहीं लगता। पर क्योंकि हमें स्पेशली कह दिया कि भैया आधा लगा है, तो फिर हमें आधा लेना पड़ेगा। राइट? तो लिख दीजिए सर डायरेक्ट वेजेज एंड सैलरी। इस बात पे काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सारे बच्चे, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। हाँ सर, चलिए 1230 की कॉस्ट कितने दिनों के लिए है ये? 1230 तो टोटल है पूरे साल का, तो कितने दिन के लिए है ये? बोलिए। 303। यस। और हमें निकालना है उसमें से 9 दिन, और 9 दिन का भी क्या? आधा। बताओ कितना आएगा? सर 18.26। 18.26 बोलते हैं बेटा पॉइंट के बाद। हाँ जी, 18.26। राइट? ओके,
आ गया ये सिर्फ पावर, बोलिए पावर वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या ये उस पीरियड के दौरान लगा होगा जिस टाइम पे काम नहीं हो रहा था? नहीं सर। तो इसको अब नॉर्मल में लेना नहीं लेना, बोलिए इसको अब नॉर्मल कॉस्ट में लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है, ठीक। ओके, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे बोला सर अदर फिक्स कॉस्ट, ये लेनी है? लेनी है सर। सेम तरीका निकाल दीजिए, लिखूं मैं, लिख देता हूं, चलो कितना है 490, 490 अपॉन 303 इंटू 9, ऐसा कर दूं 490 अपॉन 303 इंटू 9 कितना? 14.55। 14.5 नो। चलिए सर, इनडायरेक्ट वेजेस सैलरी फिक्स होते हैं वेरिएबल होते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस एंड सैलरी फिक्स होते हैं या वेरिएबल होते हैं? वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, नहीं फिक्स होते हैं बेटा। यूनिट के हिसाब से थोड़ी लगता है, डायरेक्ट तो उसके हिसाब से लगता है, इनडायरेक्ट थोड़ी लगता है। ये फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसको भी निकाल दो भैया, 740 अपॉन 303 इंटू 9 कितना? 21.98। 21 का 21, 21.98। ओके 98। चेक करते रहना भैया सभी कैलकुलेशन, वैसे तो ये कर रहा है शुभम। चलिए डेप्रिसिएशन बोलो, फिक्स और वेरिएबल? डेप्रिसिएशन फिक्स और वेरिएबल? तो 210 डिवाइड बाय 303 इंटू 9 बोलो कितना? 6.23। 6.23, यस सर। ओके। एंड फाइनेंस चार्जेज फिक्स और वेरिएबल? फाइनेंस चार्जेज फाइनेंस चार्ज आएंगे ही नहीं। अरे फाइनेंस चार्ज अलग से लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में थोड़ी आते हैं। यहाँ क्या पूछा है देखो, फाइंड आउट द अबनॉर्मल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो वो आएंगे नहीं, फाइनेंस चार्ज आते ही नहीं। कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं क्या? लास्ट में बनते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगली बात समझ में? करो टोटल करो। 61.02। 61 यस सर। 02। बोलिए भाई, यहां तक कोई शंका समस्या? किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके फिर एक क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लीजिए और इस क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, है ना? चेंज करवा रहा हूं मैं, चेंज जरूर कर लेना, फिर परेशान होगे। इसमें एक टाइपिंग एरर है, तो ये आपका होमवर्क है 16, और इसमें ये टू द एक्सटेंट ये काट देना, ठीक है? ये लाइन यहां से वापस प्रिंट हो गई, तो टू द एक्सटेंट वाला काट देना, पॉइंट इतना काट देना। सुन लिए सबने? क्वेश्चन नंबर 16 में ये लाइन आप काट दीजिएगा। स्पेशल टाइप ऑफ ऑटो कंपोनेंट ऑफ द कंपनी, मैं पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है? कैन एग्जीक्यूट द असाइनमेंट, प्रोवाइड ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट
जो ये नया ऑर्डर लेना चाह रहे हैं वो लेने के लिए इन्हें 3 लाख रुपए का तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 3 मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, 3 महीने की कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर वर्किंग कैपिटल चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये पूरी लाइन आप यहां से काट देंगे और इसकी जगह इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का और 3 महीने की कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर वर्किंग कैपिटल चाहिए। बता दीजिए एक बार, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करेक्शन है? ओके, बाकी आप निकाल लोगे, बहुत आसान है। सिंपल से आपको बताना है कि भैया इसको क्या प्रॉफिट होगा और क्या प्राइस होगी, सेल प्राइस निकाल के देनी। क्लियर है? चलिए, तो 16 क्वेश्चन आप कर लेंगे, फिर कल अपन 17, 18 चलिए इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या बार है? वेडनेसडे। बिल्कुल, इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर अपन एक थ्योरी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।